नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। हमारे देश में हम सब जान रहे हैं कि आज़ादी के बाद वक्फ बोर्डों ने क्या उधम मचा कर रखा। 3 बड़ी रिलीजियस संस्थाएं भारत में काम करती हैं। 3 बड़ी रिलीजियस संस्थाओं में 2 संस्थाएं तो स्वायत्त हैं, जैसे मैं कहूँ कि साउदर्न चर्च ऑफ इंडिया या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया। चर्च ऑफ साउथ इंडिया CSI कहते हैं, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNI कहते हैं। और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशनों का पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था और वो था चर्च ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया, पाकिस्तान, सीलोन और बर्मा। अब ये बाद में, हालांकि ये सारी सरकारी ज़मीनें हैं, सरकार ने, उस समय सरकार का मतलब अंग्रेज हुआ करता था, ईसाई हुआ करता था। ईसाइयों ने जहाँ कहीं भी बैठे वहाँ पर उन्होंने चर्च बनाए, चर्चों की लीज करवाई, स्कूल उसमें खुलवाए, मिशनरी के अस्पताल खुलवाए। सारी ज़मीनें चर्च की थी। सारी ज़मीनें उस समय वो भारत सरकार की थी। बाद में भारत सरकार स्वतंत्र हुई तो वो भारत सरकार हो गई, यानी कि इंग्लिश गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। इंग्लिश गवर्नमेंट के खत्म होने के बाद नेहरू सरकार ने उस समय, या मैं कहूँ इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय नोटिफिकेशन जारी करके राज्य सरकारों से कहा था कि चर्च ईसाइयों के हैं, लेकिन ये ज़मीनें राज्य सरकार तय करे किसकी हैं। अगर वो लीजें हैं तो फिर राज्य सरकार की हैं। बाद में कोई संगठन उसका था नहीं। चर्च ऑफ इंडिया एक्ट 1927 जो पास करके रखा था उसको रिपील कर दिया था 1948 में। तो कुल मिलाकर ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बिशप बैठे हुए हैं, आर्क बिशप बैठे हुए, केरला वाला आपने इलस्ट्रेशन सुना ही होगा। केरला के हाई कोर्ट ने उस पर इन्वेस्टिगेशन की बात कर दी थी और ये कहा था ये सारी सरकारी संपत्तियां हैं, देश की संपत्तियां हैं, इन पर ये लोग काबिज हैं, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन करके पता किया जाए कि इनकी ओनरशिप कितनी है और क्यों है। वो सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, तमाम तरह के देश भर के आर्क बिशप, लेकिन वो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और ये कहा था नहीं, ये तो पता करना ही पड़ेगा ज़मीनें किसकी हैं। लेकिन CNI और CSI, ये 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशनों के अलावा भी चर्च ऑफ इंडिया, तमाम तरह के डायसिस और पूरी व्यवस्था है। और ऐसा कहा जाता है कि ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा संपत्तियाँ धारण करने वाले लोग हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ तो वक्फ बोर्ड भारत में बनाया गया। नेहरू जी ने 1954-55 में वक्फ बोर्ड बना दिया और उस वक्फ बोर्ड को वो सारी संपत्तियाँ जो कि यहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए थे और जो यहाँ पर रिलीजियस उन्होंने कब्जे करके रखे थे, तमाम तरह की मस्जिदें बनाकर रखी थी, इमामबाड़े बनाकर रखे थे, ईदगाह बनाकर रखे थे, बाद में मज़ारें बनाई गई, ये सब ज़मीनें वक्फ बोर्ड को दे दी गई। वक्फ बोर्ड में भी वही चक्कर है, तो वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी को संरक्षित करता है। पहले नंबर पर अगर मैं कहूँ कि मंदिर हैं, मंदिरों के विषय में साउथ इंडिया में तो रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट पास हो गए थे, उसमें एक कमिश्नर बिठा दिया गया था और वो कमिश्नर उसको हैंडल करता था। लेकिन जैसे जैसे हिंदू क्षरण हुआ, हिंदू क्षरण से मतलब है हिंदू कम हुआ, ईसाइयत ने अपने पैर फैलाए और इस्लाम ने अपने पैर फैलाए, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटका की बात करें या और इस तरह के प्रदेशों की, महाराष्ट्र की बात करें, इन सभी प्रदेशों में चैरिटी कमिश्नर बिठा दिया गया या हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत कमिश्नर बिठा दिया, कुल मिलाकर एक कमिश्नर बिठा दिया गया। उसने इन संपत्तियों का दुरुपयोग करना शुरू किया। वो सरकारी आधिपत्य में थी। अब देखिए, तीनों में 3 संस्थाएं हैं, 3 बड़े रिलीजन भारत में काम करते हैं। उन तीनों में फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि हिंदुओं का जो हेरिटेज, जो रिलीजियस सिस्टम है या जो मंदिर हैं, वो सरकार के सीधे कंट्रोल में, लेकिन मुसलमानों का इंडिपेंडेंट एक स्वायत्त है वक्फ बोर्ड, ईसाइयों का स्वायत्त है, कोई बोर्ड नहीं है, सब मतलब उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। चाहे मैं CNI की बात करूं या फिर CSI की बात करूं, वो अपने में ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। चूँकि कांग्रेस की भारत में सरकारें रहीं, उन्होंने ईसाइयत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सब कुछ किया था। सरकारी ज़मीनों पर भी आज भी वो तमाम तरह के कन्वर्जन के खेल इसी आधार पर खेलते हैं कि कोई फील्ड पड़ी है, जितने कन्वर्जन करवा लोगे आइए, उनको ज़मीन अलॉट कर देते हैं, उनको बसा लीजिए। तो आपने मंदिरों को सरकारी आधिपत्य में दे दिया। जहाँ तमिलनाडु, केरला जैसी सरकारें हैं, वो सरकारें पूरी कोशिश करती हैं कि मंदिरों में जो हिंदू समाज की तरफ से चढ़ावा चढ़ता है, जो मदद की जाती है, उसको कैसे निकाल लें। जो मंदिरों की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिए जाएं।
और चल ही रहे हैं। इस मामले में आपको याद होगा कि तमिलनाडु हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 47,000 एकड़ ज़मीन कहाँ चली गई, ये बताए राज्य सरकार, क्योंकि वो तो डेटा मेंटेन होता है, तो पुराने डेटा नए डेटा में उन्होंने फ़र्क निकाला, तो उसमें मालूम पड़ा कि जो उनके अपने हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट कमीशन के अपने रिपोर्ट हैं, उस रिपोर्ट में ही या उनके जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ही बता रहे हैं कि 47,000 एकड़ ज़मीन चली गई, जबकि वो ज़मीन तो जाएगी कहाँ, किसी को दान नहीं की गई, किसी को ट्रांसफ़र नहीं की गई, राज्य सरकार को नहीं, तो 47,000 एकड़ ज़मीन चली कहाँ गई। इसका मतलब ये हो गया कि वो सरकारी आधिपत्य में थे, और सरकारी आधिपत्य का मतलब है सरकारी तंत्र का बैठना, और सरकारी तंत्र एक बड़ा स्थान है जो भारत माता को बेचकर अपने लिए घर बनाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ईमानदार अधिकारी हैं, अगर ईमानदार अधिकारी ना होते तो शायद हम देश को ऐसे ना चला पाते, लेकिन भ्रष्टता चरम पर है। भ्रष्टता आज की तारीख में करने वाले गुलाम वंश के लोग हैं। गुलाम वंश में उनको कहता हूँ जो करते तो नौकरी हैं, लेकिन साहब वो बादशाहों की तरह काम करते हैं, राजाओं की तरह काम करते हैं। तो जब नौकरशाही की बात की गई तो ये सारा प्रकरण मंदिरों का नौकरशाही के पास आ गया। नौकरशाही ने वो ज़मीनें कहाँ गायब कर दी, कैसे गायब हो गई, कहाँ चली गई, इस बात पर तमिलनाडु हाई कोर्ट ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले ये बताओ 47,000 एकड़ गई कहाँ। इस प्रकार से तमिलनाडु में तो अक्सर हाई कोर्ट को रूलिंग देनी पड़ती है, ऑर्डर देना पड़ता है कि फला मंदिर में वो ज़मीनें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना रहे हैं, कलेक्टर का ऑफिस बना रहे हैं, उससे पैसा निकाल लिया गया, वो पैसा निकाल कर राज्य सरकार को आदेश दे देते हैं कि राज्य सरकार को दिया जाए, कोविड में मदद की जाए। फिर वो पैसा निकाल कर मस्जिदों में खाने पानी की व्यवस्था होती है, फिर उस पैसा जो सरकार अपनी तरफ से चर्चों में खाने पानी की व्यवस्था करता है, लेकिन हिंदू मंदिरों में जो अपेक्षित पड़े हैं, उपेक्षित हैं, उनमें कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो बड़े 35 से 40 मंदिर हैं जिनमें खूब चढ़ावा चढ़ता है, वो उन मंदिरों का आधिपत्य सरकार के पास है। ये सब कुछ हमारे देश में चल रहा है। अब 2021 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने ही एक बड़ी रूलिंग दी इसको लेकर। केस का नाम था परियानाम्भी गोपालन, परियानाम्भी नरसिम्हा गोपालन, पी नरसिम्हा गोपालन भी हम उसको कहते हैं, पी नरसिम्हा गोपालन वर्सेस स्टेट। अब स्टेट में स्टेट सेक्रेटरी शामिल था, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इसमें हेरिटेज सेंटर, सब ये रिसर्च कोर्ट में प्रस्तुत की गई, तो स्यूमोटो पीआईएल की तरह कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। 2021 में इस पर रूलिंग दी, और उन्होंने 2021 में इसकी रूलिंग देते हुए ये कहा कि नहीं साहब, ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और आपको तमिलनाडु हेरिटेज कमीशन एक्ट 2012 जो पहले से बना हुआ है वो इनसफिशिएंट है इस तरह की प्रॉपर्टियों को घेरने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने इस पर रिसर्चें की हैं, यूनेस्को की रिकमेंडेशन देखी हैं, ओपिनियन एक्सपर्ट्स देखे हैं, वो सारे अकाउंट और रिपोर्ट्स हमने देखी हैं जो कि इन हेरिटेज को बचाने की बात करती है। हाई कोर्ट ने कहा कि 226 में पूरा अधिकार है कि वो इस तरह के डायरेक्शन दे सकता है। सीएजी की रिपोर्ट, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये सब कुछ कोर्ट के सामने आया। मतलब खूब जितनी मशक्कत कर सकते थे उतनी मशक्कत की। फिर बाद में हाई कोर्ट ने 75 डायरेक्शंस इशू की इस मामले में, बड़े ध्यान से सुनिए, 75 डायरेक्शंस इशू की, और उन 75 डायरेक्शंस में ये कहा गया कि नहीं, ये जो पूरा मामला है वो स्टेट कल्चरल एंड हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज ये सिंबल है। साथ में कहा गया कि जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो हिस्टोरिकल टेम्पल हैं, या उनकी जो संपत्तियां हैं, उन पर आप संरक्षण करिए, उनको बचाइए, उनका एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठाइए। इसमें उन्होंने बनाते हुए 17 सदस्यों की एक कमीशन, हेरिटेज कमीशन बना दिया था। उस हेरिटेज कमीशन का एक संविधान हाई कोर्ट ने बना दिया, क्योंकि राज्य सरकार नहीं कर पा रही थी। हाई कोर्ट ने, और चूंकि नरसिम्हन साहब ने वो पूरी रिसर्च और उस पर सजेशंस दिए थे, तो उसमें ये कहा गया कि आर्कोलॉजिकल सर्वे, स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिस्टोरियंस, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या अगमा शिल्प शास्त्र के जानकार एक्सपर्ट्स,
इनको मिलाकर 17 सदस्यीय कमेटी बनाई जाए और ये 17 सदस्यीय कमेटी इन हेरिटेज सेंटर्स को संरक्षण करेगी, इनके विषय में चिंता करेगी, कैसे इनको बरकरार रखा जाए, कैसे इनको बचाया जाए और उनके संरक्षण में ये सारी साइटें रहेंगी, ये सारे मंदिर रहेंगे। वो एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी, यानी कि राज्य सरकार उस पर हावी नहीं हो, हर राज्य सरकार के डायरेक्शन पर नहीं हुए। हाई कोर्ट ने ऐसा बनाने के लिए आदेश दे दिया तमिलनाडु सरकार को और 75 उसके रेगुलेशन बना दिए। 75 रेगुलेशंस के साथ, जैसे हम जानते हैं कानून बनाया जाता है तो सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 लिखा जाता है, वैसे ही इसमें रेगुलेशन जब बनता है तो उसमें रूल्स लिखे जाते हैं या उसके कुछ पॉइंट दिए जाते हैं। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ ये जो आदेश हुआ, इस आदेश को ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा रिव्यू के लिए डाला गया। ऑर्डर 47 रूल 1-2 CPC सेक्शन 114 CPC, और उसमें ये कहा गया कि साहब जो आपने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है, रिट पिटीशन नंबर 574/2015 या रिट पिटीशन नंबर 24178 2018 ऐसी क्लब करी होंगी, इनका जो डिसीजन है उस डिसीजन में से 75 में से 32 रिकमेंडेशंस को या रेगुलेशंस को कृपया करके मॉडिफाई किया जाए। ये ठीक नहीं है, ये राज्य सरकार के विरुद्ध जाती हैं, राज्य उसको सही से मैनेज नहीं कर सकता और जो भी उन्होंने कहा हो। हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने फिर से इसकी सुनवाई की। ऑनरेबल जस्टिस माधवन ने इस पर राइटिंग, उन्होंने कहा देखिए आर्टिकल 226 में हमको पूरा अधिकार है और हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है वो डायरेक्शन कंप्लीट डायरेक्शन है और इस कंप्लीट डायरेक्शन में एक बात ध्यान रखिएगा, इसका पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। राज्य सरकार को ये रिट ऑफ मैंडेबस इशू की गई थी, यानी कि वो शासकीय आदेश दिया गया था कि आप ऐसा करिए और इनकी 75 डायरेक्शंस जो दी गई थी उनका पालन करिए। उन्होंने कहा जो आप कह रहे हो भाई, ये आर्कियोलॉजिकल साइटें हैं, ये हिस्टोरिकल मोमेंट हैं, ये साइट्स हैं, ये टेम्पल हैं, ये पुराने किले हैं, ये पुरानी प्रॉपर्टियां हैं, इनमें बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये सारी संपत्तियां राज्य की धरोहर हैं और ये भारत के कल्चर की निशानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, ये भारतीय कल्चर की निशानी है, भारत की सभ्यता की निशानी है, भारत की अपनी पहचान है और भारत की अपनी इन पहचानों को अगर आप संरक्षित नहीं करेंगे तो फिर भारत की पहचान इससे नहीं होती, भारत दूषित होता जा रहा। इसलिए ये कर्तव्य बनता है राज्य सरकार का कि राज्य सरकार इन साइटों को मैनेज करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको मॉन्यूमेंट्स को संरक्षण देने के लिए ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, वो करिए, क्योंकि ये राज्य की धरोहर है और ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। मुझे लगता है कि एक ऐसी डायरेक्शन जो ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की कोशिश कर रही है वक्फ बोर्ड की तर्ज पर, तो कम से कम मंदिर तो हम बना सकें। अगर ख़त्म करना है तो सब कुछ ख़त्म करिए। आपने वक्फ बोर्ड को क्यों देकर रखा? आपने ये जो CNI है या CSI है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ये जो नकली ऑर्गेनाइजेशन जिनका सरकार ने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, इनको क्यों बनाया हुआ है, ये क्यों चल रही हैं, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। लेकिन मैं हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन पर जो उन्होंने ऑर्डर किया है, इस डायरेक्शन पर निश्चित रूप से ये मानकर चलता हूँ कि हाई कोर्ट बहुत संजीदा है और भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय मॉन्यूमेंट, भारतीय धरोहर को बचाने के लिए कटिबद्ध है। हाई कोर्ट के इस प्रकार के डायरेक्शन को सर आंखों पर लेना चाहिए, पूरे देश को इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के डायरेक्शंस हाई कोर्ट देता है तो उन डायरेक्शंस पर केंद्र सरकार भी क्या कोई कानून बना सकती है, ये भी सोचना चाहिए। राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, ये भी सोचना चाहिए। और इनको कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर पूर्ण रूप से विचार होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये जजमेंट और ये रिव्यू का जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अपने आप में अद्वितीय है। इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है वो देखना होगा, लेकिन 75 पॉइंटों की डायरेक्शन जो हाई कोर्ट ने 2021 में दी थी, उसके पालन करने के लिए फिर से आदेशित कर दिया गया है तमिलनाडु सरकार को कि आप इन साइटों के संरक्षण करने के लिए जो हमने कमीशन बनाया है, वो कमीशन और जो डायरेक्शन दिए हैं उन डायरेक्शंस का पालन करते हुए इन साइटों को बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।